धरे। अब कहा कि चलो 3 धातुओं के साथ एक उपसर्ग है, अब थोड़ा उल्टा कर दिया, 4 उपसर्गों के साथ एक धातु रखी साहब। कहा एक और नियम है, उपान मध्याम वाशाह, उपान मध्याम। चलो पढ़ने का थोड़ा कष्ट करो, देखो उपान मध्याम। देखो देखिए पहले कुछ उपसर्ग दिख रहा है क्या? कौन है? आगे बोलो देखिए, अनु, और बोलो अधि, और बोलो आंग उपसर्ग होता है। देखो क्या होता है, लेकिन आंग में क्या होता है? आ होता है। और सब के बाद में धातु दिख रही है आपको। देवी और सज्जनों, यदि 4 उपसर्ग में से कोई सा भी एक पहले हो और उसके बाद में किस धातु के साथ हो, बस, तो भाई साहब ये बात बताइए, बस का मतलब क्या करना? निवास करना। क्या करना? अब उपसर्गों से थोड़ा अर्थ तो बदलेगा। उपवस्ती का मतलब पास में ही रहता है, अनुवस्ती का मतलब शिवाजी कॉलोनी में रहता है, आदिवस्ती का मतलब में कहीं पर भी किसी कॉलोनी विशेष की जगह में रहता है, और आ का मतलब तक या वहां तक रहता है। तो रहता है मतलब रहता है, निवास करता है। अब बताइए पहले तो क्रिया सामान्य वस्ती क्या बनती? बसती, बोलो क्या बनती? लेकिन जैसे आप उपसर्ग लगाओगे तो क्या लिखेंगे? उपवसती। अनु लगाओगे तो अनुवसती, और बताइए अधि लगाओगे तो आदिवसती, और मैं कहूँ कि ये लगा लो आ तो 4 उपसर्गों के करने से केवल 4 उपसर्ग जुड़ेंगे, भाव रहेगा लगभग निवास करना। अब कोई हमसे कहे कि चलिए वाक्य बनाइए साहब, ये तो समझ गए ना बात को, इसको मैं हटा रहा हूँ, उधर लिख लेंगे ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए। आसंदी से यहाँ बनाए थे आप आसंध्याम, बोलो एक बार आसंध्याम, तो यहाँ लिख लेंगे। अब मैंने कहा वापस देखना ले रहा हूँ कि राम वन में रहता है। राम कहाँ रहता है? वन में रहता है। चलिए रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं? आपकी मर्जी से आप लिख सकते हैं, आप मर्जी है आप लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं रहता कौन है? कर्ता कौन हुआ? कर्ता में होती है पंचमी, प्रथमा में बनता है रामेण, रामा बनता है। देखो सर ऐसे क्रिया का कर्म पता किया जाता है। सुन रहा हूँ, रहने के द्वारा क्या रहना चाहता है, जिसका तो जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए क्रिया अकर्मक हो जाएगी। दूसरी बात, कहाँ रहना चाहता है? ये हो गया क्रिया का कर्ता का आधार। आधार में होनी चाहिए सप्तमी। तुरंत में पता चला कि भैया 4 उपसर्गों में से ही कोई आ जाए, इनके अलावा नहीं, इनके अलावा कोई भी मतलब ही नहीं, तो वैसे ही चले चलते हैं। कौन मिला? चलेगा क्या? या दौड़ेगा? लगाओ तो लिख दूं, बन गया वैसा, बने नहीं बने, दोबारे से क्या बनाएंगे हम? पूरा पड़ेगा। गुरु गुरुकुल में निवास करता है। गुरु कहाँ निवास करता है? अब कुछ भी लिख लो अपने स्वभाव के लिए, थोड़ा बदल के अभ्यास हो जाएगा। बनाओ अनुवस्ती। अच्छा राजन शब्द का एक वचन में क्या होता है? राजा। और राजा बड़ा आदमी साहब, आप सबको पता है कहाँ रहता है वो? प्रासाद। प्रसाद में या प्रासाद में? प्रसाद होता है कृपा, अनिल का भी हो सकता है, बालाजी का भी हो सकता है, और गोमेदी का भी हो सकता है। देयर आर मेनी काइंड्स एंड टाइप्स आल्सो प्रसाद। लेकिन प्रासाद तो यही होता है, हिंदी का शब्द है। राज प्रासादों की शोभा देखते ही बनती थी। तो राजा प्रासाद में क्या करता है? मान लीजिए आवसती है साहब। अब मुझे बताइए साहब, प्रासाद से क्या बनाऊं मैं? प्रासाद। लेकिन मान लीजिए राजा नगर में भी तो रहता है, शहर का मतलब नगर का मतलब शहर होता है, और ग्राम का मतलब गांव। नगर में रहने वाला नागर होता है, बोलो नागर होता है। आपके लेवल पे सवाल आ जाता है। राजा के राजा रहेगा, टम टम मत लगाना भाई, है ना। अभी जवान आदमी, इसको बुढ़ापे में चश्मे की जरूरत नहीं है। नृपा लिखते तो रोग चलता है, इसका ओरिजिनल शब्द होता है राजन। रोग चलते हैं राजा, राजानऊ, राजानम, राजानऊ राज्ञा है, राज्ञा, राज्यम, राजवी, ऐसा कुछ चलता है। हम षष्ठी पढ़ेंगे राज्ञा है, पढ़ो राजा का पुरुष, राज्ञा पुरुष। और देखिए इसी प्रकार से मान लीजिए साहब हम बना देते हैं कि जैसे शिक्षक विद्यालय में रह लेता है बेचारा। शिक्षक कहाँ रहता है? कहाँ साहब? दूर दराज के क्षेत्र में नौकरी करने का मौका मिला है। अब मैं क्या कर सकता था? तो मैंने तो विद्यालय का ही कमरा ले लिया, वहीं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, परामर्श कर लेता हूँ, निर्देशन कर लेता हूँ। कौन? विद्यालय से क्या है ना। देखो अभी तो जीवन में क्या है कि हमें
सिर्फ ये चिंता है कि एक बार नौकरी लगे। अभी जीवन में सिर्फ एक ही चिंता है कि क्या मिल जाए, नौकरी। और जब नौकरी मिल जाएगी तब जिंदगी में चिंताएं अनेक हो जाएंगी। अभी तो आपको कहते हो कि एक बार चाहे बाड़मेर भी लग जाए मेरी तो भैया, बस क्या लग जाए, जिस दिन भी रात की लिस्ट आएगी, रात की सही नहीं बाड़मेर में लग जाएगी। एक महीने बाद होगी यार बाड़मेर में नौकरी करा तो भाई साहब, बाड़मेर मतलब जहाँ बिल्कुल अभाव है, कोई भी साल हो सकता है, जयपुर में भी सकता है। तो ऐसी जगह नौकरी करना बहुत कठिन है। फिर ट्रांसफर के लिए भागेंगे, भैया जी, बहन जी, मैडम जी, मैडमा जी, प्लीज जी, है ना प्लीज जी, एप्पल जी, मतलब पता नहीं कितने तरह जी लगेंगे आपको। और उसके बावजूद ट्रांसफर नहीं हुआ तो रोजाना घर आओगे तो ऐसा लगेगा लोग उतरा समझ रहेगा, बोले बेटा काई है वो सामने ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब घर में नौकरी चाहिए थी मुझे। तो आजकल लोग इतने निकम्मे हो गए हैं, पढ़ने की जीवन में कह रहा हूँ सवाल कि लोग क्या चाहते हैं, इतने पास में स्कूल हो कि घंटी बजे तो सुन लूं और चलो भाग के में आ गया। इसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो घंटी बज गई, तुरंत आ जाए। बोला आपका पीरियड खाली है, कोई दिक्कत नहीं साहब, अभी हम घर चले जाते। फिर जैसे पीरियड खत्म हुआ, अटेंडेंट ऐसे साहब से कहेंगे मैडम अजी मेरा पीरियड खत्म हुआ, अब मेरा क्लास नहीं, मैं जा रही हूँ। लोग इतना तक चाहते हैं, मतलब बस चले ना तो घर में किसी कोने में स्कूल डलवा देंगे, यही डालना और यही से कहेंगे हाँ मैंने लिखा तुमने, चलो 100 तक गिनती लिखो, तब तक मैं नन्हे के लिए स्वेटर बुन लेती हूँ। बेकार ही होगा, मतलब जैसे जैसे हमको सुविधाएं मिलती हैं, आवश्यकताएं पूरी होती है, वो धीरे धीरे फैलती इतनी फैल जाती है, धीरे धीरे आदमी फैल जाता है। समस्याओं के साथ साथ आदमी फैल जाता है। अब मान लीजिए साहब मैं आपसे कहूँ कि सामान्य जो उपवसति शब्द है, पढ़ो कौन सी क्रिया, इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो निवास करना और एक उपवास करना। और उपवास करते हैं तो बताइए दवा की खाते हैं तो सही है, भूखे रहते हैं। जैसे मैं बताऊँ, जैसे मान लीजिए राम कुमार नाम का लड़का है और उसने आज उपवास किया, सुबह खाता था वो 2.5 रोटी, शाम को खाता था 2.5 रोटी, आज उपवास है साहब, खाने नहीं गया, भूखा रहेगा, सुनो विशेषण भूखा रहेगा साहब आज। और शाम को जब रोटी खाने बैठेगा ना, बताओ उसकी भावनाएं क्या रहती है, आज तो या तो मैं नहीं तो क्या फिर आगे जो 2-3 खीरे, 4-5 प्याज और ये 8-10 रोटी का ढेर है ना, और ये आधा 1 किलो सब्जी के साथ में आधा 1 साग और भी कुछ आइटम सिस्टम इधर उधर से मांग के ले आए हो, तो हम उपवास कर रहे देखना है ना, 8-9 रोटी तक जाके हमारा मन कहेगा एक बार में रुक जाते हैं यार, तब कहने खाते खाते हम रुक जाते हैं। और मान लीजिए आपने देखा होगा जितने भी लोग रूम लेकर गए हैं, मैं भी आज वही जीवन जीरो जाते हैं कि जैसे 2 लोग हैं ना, रोटी बनाते हैं, सबसे पहले प्रक्रिया स्टार्ट होती है आटा लगाने की। तो आटा लगाने वाला इतना होशियार हो जाता है कि सूखे आटे को यूं कर करके रोटी सेट कर लेता है, मतलब एक्सपीरियंस अनुभव का लाभ इसको बोलते हैं। बात कर रहा हाँ राकेश करते लगो भाई, क्या लगा रहा है मर गए ये लगा लेगा। और फिर वो जो पढ़ा है 1 2 3 4 5 छप गए, उसके बाद देखो राकेश से कितनी बनाई, 1 कम कर दी, मन है मैं तो दबा के खाऊंगा 8 अब रोटी बन रही है 8 दिन 11, अब वो जो गोल गोल बनता है क्या बोलते हैं लोहे, हमने बनाए 11 लोहे बने वैसे, अब क्या करें सबका थोड़ा थोड़ा दिन 12 भी तैयार हो गया राकेश की। अब राकेश जी और सुरेश जी भी खाना खा रहे हैं, राजकुमार ने कहा आए भाई खाना खाने। अब साहब खाना खाते खाते राकेश ने कहा कि यार मैं तो 2 ही में मेरा पेट भर गया, तो कहेगा 7 घंटे कैसी बात कर। अब जिसने बनाई है उसकी भावना देखना, मतलब उसको पता ही नहीं कि मैं खा क्यों रहा हूँ, वो भूल जाता है कि मेरा पेट भरने तक मुझे खाना है, वो ये सोच लेता है कि जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक जैसे रोटी खत्म पेट भर गया। और रोटी बची भी ना आती तो भी जाते जाते भी उसको रोटी कर आके सबको साथ में खरीद सकता है। और याद तो ईमानदारी से कहना जिस रोटी रह जाती है तो 2-3 घंटे से दिमाग में रहती है 1 रोटी रह गई
स्थिति आप स्वयं बना रहे हो, है ना, व्यर्थ नहीं करते। इसलिए नौकरी उसी की लगे जो आदमी मेहनत करते हैं, फिर ताकि वो नौकरी लगने के बाद उसका स्वाद ले सके। उन बच्चों को पढ़ाने का क्या जिम्मा है उसका, उन बच्चों के बीच में उसके क्या कर्तव्य है, उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए कितने सारे संघर्ष। दुख तो क्या जिंदगी की बात अलग होती है, दुख और संघर्ष में बड़ा फर्क होता है। यदि किसी इंसान के जीवन में किसी व्यक्ति पदार्थ की क्षतिपूर्ति ना हो, साहब इसकी तो कोई कमी पूरी ही नहीं कर सकता, तो उसको कहा जाता है साहब, हमारी दर्शन में, संस्कृत साहित्य में दुख। किसी की माँ नहीं है साहब, तो माँ की क्षतिपूर्ति कोई कर नहीं सकता, पिता नहीं है तो नहीं कर सकता। लेकिन जिसकी क्षतिपूर्ति हो जाए, भले हमें कितनी तकलीफ हो, खाना नहीं मिल रहा, मिल तो सकता है ना। हमारे घर वाले सब बिल्कुल झोपड़ी की तरह है, बदल सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, हो सकता है। जिसकी क्षतिपूर्ति हो वो संघर्ष कहलाता है, और जिसकी कोई क्षतिपूर्ति ना हो वो दुख कहलाता है। दुख से जीवन बेकार हो जाता है, और संघर्ष से जीवन हमेशा बढ़ जाता है ना, अच्छा बन जाता है, आगे बढ़ा देता है आपको। इसलिए संघर्षों की तो इंसान को चाह रहे, और दुखों को मिटाने का हौसला रहे, हिम्मत रहे कि ये दुख है ना, इसको मिटाऊंगा, ठीक है, ये मुझे क्षतिपूर्ति है। अरे पढ़े हो आपको मनोविज्ञान में, पढ़ने वाले लोगों की लड़की की ऊंचाई कम हो तो क्यों खर्चा, 500 रुपये क्यों खर्चा करती है? दुकानदार बार बार पकड़ देते हैं, नहीं ये तो सही अच्छे नहीं है, अरे लोग अच्छे तो नया कहना, नहीं अच्छे नहीं, तो लास्ट में जो नजर जाती है इतने सारे लोग भैया ये दिखा दो मैडम, ये सबसे बेकार की, नहीं आप तो यही दिखा दो। फिर दुकानदार धीरे धीरे समझ, अच्छा आप बड़े हो गए भैया, इसलिए तो ले भी दी। क्षतिपूर्ति के लिए भी हम प्रयास करते हैं, ठीक है, नहीं है जो नहीं, जो है उसकी तो कदर करें। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग आते हैं सामने के साथ, ऐसे संघर्षों में जीवन है, हम ऐसा होता तो वैसा कर लेते, नहीं होता है क्या? अरे जो आपसे थोड़े से अनुभव में ज़्यादा है, थोड़े से पहले जो पढ़ लिए हैं, उन लोगों की कहानियाँ सुनो, जो दास्तान सुनाते हैं, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी भाई साहब, यार उस टाइम में पढ़ लेता ना, आज भाई साहब मेरा ही होता जमाना। तो भाई तुझे किसी ने मना किया, मना थोड़ी किया, जैसे आप लोग किसी ने मना थोड़ी कर। अब बैठे हैं, कुछ मुस्कुरा के बस बता देते हैं, हम लोग बैठे हैं, है ना। कुछ लोगों को ये दिख रहा होगा कि आदमी को फटा फटा पैर रहेगी, उनको थोड़ी पता है कि गाँव से आया बेचारा, है ना, कहीं गया होगा। अब रास्ते में थोड़ी ना कोई पैंट लेके साथ चलता है कि भैया, गाँव में पहले क्या होता था, कोई बुजुर्ग आदमी कहीं जाता था ना, समर्थन करिए जो लोग गाँव के हैं, गाँव की बेटी की खुशबू जिनको पता है, तो वो लोग एक धोती साथ लिए चलते थे, तो लेते थे, क्योंकि जब किसी मेहमान के घर जाते थे तो मेहमान पकड़ के रोक लेता था कि साहब आज आए हो तो आज आजकल ऐसा आजकल नहीं होता है कि साहब आते ही तो रुकने का कोई विचार और दूसरे मैडम वहाँ के फाड़ फाड़ के जिसमें फुल निकले तो मैं ऐसा खोल के दिखाता हूँ आपको, अगर खोल के कहेंगे बालों ने परेशान हो रही है, बहुत ऐसे करके हम भगा देते। तो यदि ऐसा होता आदमी तो एक आध चीज में भी लटका के चल लेता रस्ते में कहीं। तो कुछ लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, कुछ लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, कुछ लोग केवल बैठे रहते हैं। आप में से भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग इस बात की, सिर्फ बैठे रहते हैं, हल्की हल्की सी स्माइल दे देते हैं, कोई बात आई तो हो है ना, इधर तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं, ऐसे चल रहा है, कोई सो जाता है, कभी रह लेता है, बादशाह भी आ जाता है, राजा भी आ जाता है, गुरु जी भी आ जाता है। देखो देखो मैं आपको पढ़ा रहा था कि सामान्य एक तो उपस्थिति का अर्थ होता है निवास करना, और एक उपस्थिति का अर्थ होता है निवास करना। यहाँ कौन सा अर्थ ले रहे हैं? तो याद रखिएगा, यदि उपस्थिति का अर्थ मैंने उपवास ले लिया, उपवास का मतलब भूखा रहना या दबा के खाना, भूखा कहना तो ऐसे ही पड़ेगा, भूखा रहना। तो याद रखिएगा जब उपवास अर्थ लिया जाएगा तो फिर आप द्वितीया का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी उपवास अर्थ हो तो फिर आप द्वितीया का प्रयोग नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, मैं कह रहा हूँ हिंदी में वाक्य आएगा कि राम वन में उपवास करता है, तो भी क्रिया क्या बनेगी? उपवास। जोर से बोलो, क्या करता है? उपवास करता है। अब बताइए वनम लिखूं कि वने लिखूं? तो याद रखना ये हो जाएगा, वने कौन? और दोबारा वाक्य को मैं लिखना चाहूँ कि राम वन में निवास करता है,
उपवसति। भैया उपवास करे तो वने और निवास करे तो। एक छोटी सी जानकारी और मांगता हूँ मैं आपसे कि माँ खुद ही कहेगा, हिंदी तो कहेगा ना उसे। ये पूछ रही मैडम कि साहब पता कैसे चलेगा? तो हिंदी का आके बोल रहा हूँ कि राम वन में निवास करता है। बनाओ और राम वन में निवास करता है तो राम वनम उपवसति, और उपवास करता है राम, फिर क्या लिखोगे? राम। कैसे पता चल जाएगा? और देखो कैसे कैसे पता चलता है। इसको भी छोड़ दो, बाकी लिख दिया मैंने पूछा इसका हिंदी में अनुवाद बताओ। मैंने लिखा राम वने उपवसति, इसका हिंदी में बताओ। सप्तमी लिखा, इसका मतलब रहना तो नहीं है, इसका मतलब इसे दोनों कुछ पता चल जाए। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे केवल कि मान लीजिए साहब 4 के अलावा कोई दूसरा उपसर्ग आ जाए, 4 के अलावा कोई और, या फिर उपसर्ग ही नहीं है तो भी बताओ द्वितीय करेंगे ना? सप्तमी करेंगे। चलो बनाओ फिर राम वन में वसति को बनाओ। वने वसति, हो गया। देखो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लिखिए साहब डालो आदि सिंह कर्म, कर्म, ये दो ऐसे लगाए, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई इसका मतलब नहीं, आप गलत नहीं पढ़ लेना। तो ये आस हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए आ लिखा है। एक भी तो एक अवग्रह का ए उच्चारण होता है और 2 का आ होता है। यहाँ पूर्व संधि भी नहीं, क्योंकि पूर्व ए और ओ होना दीर्घ संधि, था प्लस आस। तो दिखाना चाह रहे थे कि भाई यहाँ आ समझे आप, है ना? क्या लिखा आपने? चलो आगे लिखे, आप सीधा पढ़ेंगे ना अपने लेवल के हिसाब से, थोड़ा शास्त्र को छोड़ते हुए सीधा। लेकिन सींग फिर ऐसा कैसा उतार लेंगे, बाकी पहले सीधा लिखो। सींग, स्था और आस, और आस। धातुओं से पहले, धातुओं से पहले कौन सा उपसर्ग? अधिक उपसर्ग हो, अधिक उपसर्ग हो, जो आप पढ़ रहे थे, अधिक उपसर्ग हो तो आधार में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कहते हैं और कर्म में द्वितीय हो जाती है। तुम सीधा पढ़ रहे, शास्त्र की ज्यादा होनी नहीं, सूत्रकार कभी पूछता नहीं, बस सूत्र याद करने से थोड़ा संस्कार हो जाता है। साहब अधिक सिंह कर्म, तो कर्म से द्वितीय कर लेंगे। क्या लिखा आपने? कौन सी हो जाती है आधार में? द्वितीय। अब इसको ऐसे बना लो, सीधी सी भाषा में लिखा है जब अधिक सिंह आस, इसका सी रहता है, सुतिष्ठ हो जाता है, इसका तो आस ही रहता है। शेति तिष्ठति आस्ते, ऐसे रूप में। अधिक सिंह स्थावर आस। क्या क्या बनेगा? शेते, हाँ आस का आस्ते है। तीनों का लगभग अर्थ सोना, रुकना, रुकता है, बैठना, बैठता है। इसे सुना ही होगा, तिष्ठ, तिष्ठ, ठहरो, रुको। चलिए इसको बनाने के बाद उदाहरणों में आ जाओ आप।
पहला वाक्य है राम वन में सोता है, रुकता है, बैठता है। तीनों क्रियाओं को समझाने के लिए ग्रंथकार ने एक ही उदाहरण का सहारा लिया, तीनों के साथ बिठा सकते हैं आप कहीं। तो रामः वनम आदिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते, अधि प्लस आस्ते, अध्यास्ते। छात्र घर में सोता है, छात्र गृह से क्या बनाओगे, गृहम अधिशेते। तो आपको क्या देगा, जब भी आपको शुद्धि में टारगेट करेगा वो मेरे पेपर के हिसाब से क्या बना के देगा, पहले गृह। हमें वहां समझना है कि भैया उपसर्ग ये वाला हो और तीन धातुओं का मामला हो तो फिर हम गृहम ही बनाएंगे, द्वितीय बनाएंगे। इसलिए हम सीख रहे। गुरु आसंद भी होता है और आसंदी भी होता है। तो आसंद से आसंदम और आसंदी से आसंदी। हिंदी में बोले थोड़े गलत शब्दों में कुर्सा और कुर्सी, हिंदी में तो केवल कुर्सी होती है, संस्कृत में कुर्सा भी बना दिए। तो गुरु आसंदम और आसंदी हो तो आसंदी अध्यास्ते। ये उधर वाले भी लेता हूँ, उधर से आसंदी का आसंदी हम उधर आएंगे। वानर वृक्ष पर बैठता है, वानरः वृक्षम अध्यास्ते, वानरः वृक्षम अध्यास्ते। अध्यास्ते। मूषक बिल में सोता है, मूषकः बिल से क्या बनाओगे, बिलम। अच्छी बात नहीं, बिल्कुल बिल निकलेगी। बिलम आदिशेते, बिलम आदिशेते। विशेष कार्य लाइन नोट करेंगे। बराबर में जगह बची होगी ना आपकी। हेलो, तो मैं चाहता हूँ कि सीधा सीधा निकले और आपका मन करे तो इस वाक्य को वापस से उपसर्ग रहित बना के वापस लाए। विशेष में लिखो को नीचे आते हैं, यदि नहीं बचे तो नीचे दोबारा लिखो। यदि तीन धातुओं से पहले, यदि इन तीन धातुओं से पहले कौन सा उपसर्ग नहीं हो, अधिक उपसर्ग नहीं हो, अधिक उपसर्ग नहीं हो तो आधार में सप्तमी विभक्ति ही होती है। वही मेरे पेपर वाला हिसाब हो जाएगा, अधिकरण मान के आधार मान के सप्तमी। तो आधार में सप्तमी विभक्ति ही होती। दोबारा आप लिखे वाक्य में बोलो। ये जगह है सामने तो आप समझ लेना, ऐसा मतलब शॉर्टकट हो जाएगा, समझ लेंगे। इसको सप्तमी में फिर पढ़ेंगे। और नीचे लिखना चाहते हो रामः वने शेते। रामः वने शेते। वन से तो घर, गृह से छात्र है, गृहे शेते, छात्र गृहे शेते। गुरु आसंदे तिष्ठति,
या आस्ते। गुरु आसंदे आस्ते। वानरः वृक्षे आस्ते। वानरः वृक्षे आस्ते। और मूषक बिल में सोता है तो बिले शेर। मूषकः बिले शेते। गुहा को संस्कृत में क्या कहते हैं? गुहा। बोलो गुहा से सप्तमी में होता है गुहायाम। बोलो गुहा। चलो अगला नियम डाल के लिखे हम। उपान वध्याम वतः। उपान वध्याम वतः। उपान वध्याम वतः। उपान वध्याम वतः। कितने उपसर्ग इस बार? धातु कितनी? लेकिन वस धातु से पहले उप अनु अधि और आंग लिखना है। आंग उपसर्ग के रहने पर आधार में बोलो द्वितीया विभक्ति होती है। आधार में द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीया विभक्ति होती है। इसको यदि आपका मन हो ठीक है सीधा लिखना चाहो तो लिख लो। बीच में वस पहले चार विभक्ति बना। उपवस उपवसति। अनुवस अनुवसति। आदिवस आदिवसति। आवस आवसति। उपवासति। अनुवसति। अधिवसति। आवसति। लगभग एक सही भाव एक सही है। थोड़ा सा जैसे उपवास का मतलब उप का मतलब समीप थोड़ा। हमें से कोई यहाँ तात्पर्य नहीं। हमें वाक्य अनुवाद देगा लगभग एक सही भाव देगा। निवास करता है निवास करता है। चलिए लिखिए साहब। राम वन में निवास करता है वास करता है। रामः वनम उपवसति। सामने जगह छोड़ना है ना, तो सीधा हो जाएगा ना। फिर कहता है कि जो डायरेक्ट वने उपवसति गुरुकुले यूनिवर्सिटी ऊपर से नीचे चलते चले आप। रामः वनम उपवसति। अब जैसे गुरुकुल वाला तो हमेशा अनुवाद आता है हमारे ग्रेड सेकंड फर्स्ट में क्या था। गुरु गुरुकुलम अनुवसति। उसी के लिए लोकवस्ती अधिवस्ती आवस्ती। रामः वनम उपवसति। गुरु गुरुकुलम अनुवसति। राजा एक वचन में राजा ही होता है ना, विसर्ग की अपेक्षा नहीं रखेंगे। राजन से राजा। प्रासादम आवसति। ओबली करके नगर भी लिख देना। प्रासाद से तो क्या बनेगा? प्रासादम। और नगर होता तो नगरम।
शिक्षक विद्यालय में ही निवास करता है। शिक्षक विद्यालयम अधिवसति। अधिवसति शिक्षक विद्यालयम अधिवसति। वो विशेष लिखो साहब, विशेष में नंबर 1 दो बातें पढ़ेंगे। नंबर 1 नंबर 1, यदि इन 4 उपसर्गों के अलावा, यदि इन 4, समझ गए ना 4 कौन से, तो पर हम पढ़े, यदि इन 4 उपसर्गों के अलावा कोई अन्य उपसर्ग हो, कोई अन्य उपसर्ग हो या उपसर्ग ही नहीं हो, या उपसर्ग ही नहीं हो, नहीं हो तो आधार में सप्तमी विभक्ति ही, तो आधार में सप्तमी विभक्ति ही होती है। आगे बढ़ो। आधार में विभक्ति ही होती है। बताए बोलो दोस्तों। राम आगे बढ़ो। वने वसति गुरुकुले वसति प्रासादे नगरे विद्यालय। काम करते हैं सब एक साथ करते हैं। देखिए रामः और सब वने सामने बना सीधा लिख लो, वने वसति गुरुकुले वसति, और नीचे लिख रहे हो तो एक साथ लिखो। सामने जगह छोड़े हो फिर बड़ा हो आपका, तो सामने सीधा सीधा वापस उतार लो। जैसा भी आपको अच्छा लगे, आपकी कॉपी की सुंदरता भी बढ़ जाए और सदुपयोग भी हो जाए। सप्तमी लगा रही है, स्वर्ग हटा दिया। अब मान लीजिए साहब मैं उपसर्ग ही नहीं लगाऊंगा, फिर लगा दूंगा। क्या लगाया बढ़िया निवासी का मतलब निवास करता है क्या 4 में से? अब बनाओ रामः वनम वने, तो विशेष में लिखो, बराबर में लिखे होगे ना तो नीचे जगह आ जाएगा। देखो विशेष में से इसको उतारो, देखो रामः वने निवसति, राम जी वन में निवास करते हैं। सीता जी भी करती है। क्या सही है क्या लिखा था मैंने? रामः वने निवसति। विशेष में नंबर 2 लिखने का, आप 1 नंबर आप लिख सकते हैं, 2 नंबर पे उपवसति कितने नंबर बताया मैंने आपको? 2 लिखिए साहब। नंबर 2 पे जब उपवसति का अर्थ, जब उपवसति का अर्थ निवास करना हो, तब आधार में निवास करना हो, तब आधार में बताओ द्वितीया होती है। कौन सी? लेकिन द्वितीया होती है, लेकिन उपवसति का अर्थ, उपवसति का अर्थ उपवास करना या भूखा रहना हो,
उपवास करना या भूखा रहना हो। एक वाक्य है छोटा सा, अभुक्ति अर्थस्य न, ये आपके लिए कोई सार्थक नहीं है और आपके मन में हो, ब्रैकेट में आप लिखना हो अभुक्ति अर्थस्य न, द्वितीय नहीं होती। तो लिखा कि क्या तो भूखा रहना अर्थ हो तो आधार में अभुक्ति अर्थस्य न, तो आधार में सप्तमी ही होती है। तो आधार में सप्तमी ही होती है। देखो, रामः वने उपवसति, रामः वने उपवसति, क्या मतलब निकला इसका? राम वन में उपवास करता, देखो उपवास करता, उपवास करता, क्या करता है? उपवास करता। अब बड़ा उपवास करने का रामः वनम उपवसति, और इतना लिखने के बाद भी यदि आप इसको गलत करके आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ फिर या तो मैं महान या फिर मैं ही महान। तो इतनी बार निवास करवा दिया, क्या लिखोगे? रामः वनम उपवसति, क्या करता है? निवास। द्वितीय निवास में भूखा रहने में हो तो सप्तमी। 7-8 बोला ना, 7-8 तो खाते ही माना, हो गया। चलो आराम से देखिए, बहुत क्या नहीं। कहते हैं कि 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक मार्गिकवाची शब्द और एक होते हैं वैसा कालवाची शब्द। काल का ही दूसरा नाम हिंदी में होता है समय। और जब इन दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और दोनों से लगातार कंटिन्यूअस टेंस का भाव हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भाव हो, तो वहां पर इस शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सूत्र अपने आप में व्याकरण शास्त्र का भीष्म पितामह है। देखो, काल अध्वनो काराध्वनो अत्यंत संयोगी, यदि आपने इसको पढ़ डाला तो लाइक करो, लाइक जिंगाला करो। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शब्द में 2 शब्द हैं, आगे क्या है? अत्यंत। देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या बताते हैं? काल। काल बोले तो समय बताते हैं, टेंस बताते हैं, और मेरी भाषा में कहे तो लकार, वर्तमान लकार, भूत लकार। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे दिवस होता है क्या? उसी प्रकार से दिवस का पर्याय दिन होता है क्या? 15 दिनों का समूह 7 दिनों का सप्ताह है, ये सब शब्द है। दिवस का एक पर्याय अहम शब्द भी होता है। तभी तो आपने 7 अहम का समूह, हम जब समाज पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, 7 दिनों का अहम का समूह सप्ताह होता है। और यदि मान लीजिए साहब पूरे 30 या 31 दिन हो गए तो 12 मास हो गए तो ऐसे कुछ शब्द हैं। ये सब दिन, निमेष, मिनट, घंटा, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे ये सारे शब्द क्या बताते हैं? और इन शब्दों के अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भाई साहब बताते हैं अध्वन। अध्वन अपने आप में पर्यायवाची है मार्ग। भाई साहब बता रहे किसका पर्यायवाची है? मार्ग। मार्ग तो समझते हैं ना, रास्ता। पंथान बोलते हैं, पढ़ेगा पंथान होता है, तो मार्ग कह लो या अध्वन। अच्छा, मार्ग को बताने वाले कैसे हैं? 3 लीटर मार्ग नहीं होता है, 3 लीटर मार्ग। भैया यहाँ से जयपुर कितनी दूर है? 70 दूर नहीं होता क्या? चलिए कैसे बताओगे? किलोमीटर में बताओ। ये किलोमीटर तो आज के लाया है, आज से 2500 साल पहले जो पानी थे योजन था, मील था, कैसे पढ़ते थे? ये जिसको आप कोश बोलते हो ना, वो संस्कृत में किस शब्द से पता है आपको? और जिसको मील बोलते हो ना, मील, वो हमारे लिए शब्द है जैसे योजन। बात में आई। तो 2 प्रकार के शब्द होते हैं। कुछ शब्द होते हैं समय के बताने वाले, दिन, मिनट, है ना, वर्ष, पक्ष, महीना,
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मार्ग बताते हैं। भाई क्रॉस का मतलब तो रास्ता ही है। और ऐसे मांगते कभी देखिए साहब मैडम के लिए साड़ी चाहिए, हाँ वैसे बताए कितनी लंबी चाहिए, 2 कोस लंबी। ऐसा है कि आप बोलेंगे भी ना तो पता है वो क्या कहेगा पड़ोसी को, इधर आइए तो देखिए दुनिया का सबसे अजूबा लाया है 2 कोस यूज मतलब साड़ी चाहिए, समझ रहे ना। कहने का मतलब है कि कुछ फिक्स है, इकाइयां हैं मापन की जो केवल कुछ समय को बताती है और कुछ मार्ग। तो देवी और सज्जनों, जब इस 2 प्रकार के शब्दों का आप संस्कृत में प्रयोग कर रहे हो, वाक्य में आगे सा महीने भर पड़ता है, दिन भर पड़ता है, दिन भर मतलब लगातार, दिन पर दिन लगातार एक दिन पड़ता है। तो ऐसे शब्दों का जो निरंतरता वाला भाव आ जाए, क्रिया की सात्यता का भाव हो, सीधे शब्दों में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ जिस स्तर पर भाषा पढ़ रहे हैं, जिनके द्वारा क्रिया की क्या हो, निरंतरता हो। दिन भर पढ़ने का मतलब लगातार दिन भर है ना। वर्ष भर बरसात हो रही, इस साल लगातार 1 साल बरसात हो रही, समझ रहे हो भाव को। ये बंदा पिछले 3 घंटे से खाए जा रहा है, लगातार खाए जा रहा है। ये आदमी गर्मी के मई के महीने में 2 घंटे तक पानी में नहाए जा रहा है लगातार, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से लगातार का भाव 2 कोस तक रुकता ही नहीं है, दौड़ता जाता है, मतलब 2 कोस लगातार दौड़ता है, 2 कोस लगातार पढ़ता है ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो निरंतरता का अर्थ हो तो इन शब्दों में बताइए साहब कौन से मुक्ति का प्रयोग करेगा, क्रिया का। तो दिवस से क्या बनेगा, दिवसम, दिन से, मास से, वर्ष से, रोज से, योजन से। ये देखिए साहब, मान लीजिए एक लड़का है, छात्र है, पढ़ने वाले को क्या बोलते हो, छात्र है, और वो छात्र भाई साहब दिन भर पढ़ता है। पढ़ने का मीनिंग होता है आपको, कौन पढ़ती, कैसे पढ़ता है, इसका मतलब होता है दिन भर, अपने आप को गया भर। तो हिंदी में इसका आप पढ़ेंगे छात्र दिन भर लगातार एक दिन तक पढ़ता रहता है। पढ़ने वाले लिए सांस भी लेता होगा, थोड़ा बहुत जरूर भी देखता होगा, एक आवश्यक क्रिया और कार्य के लिए भी जाता होगा, बादल गरजे तो मौसम का हाल लिहाजा लेने के लिए भी जाता होगा, पर लगभग दिन भर पढ़ ही रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए साहब ऐसे नहीं आए, कुछ और आ जाएंगे, मोहन, कौन, मोहन, दिवस के लिए मास पर आ जाए, लगातार मास पर पढ़ता ही रहता है। अब देखिए मैं थोड़ा आपको सिखाना चाहता हूँ, सरल से जटिलता की ओर ले जाना चाहता हूँ। कौन पढ़ रहा है, लिखा है मैंने। एक ऐसी क्रिया है जो आपकी जिंदगी बदलेगी। मतलब एक सवाल दीजिए आपको, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है, इंग धातु होती है, इंग छोटी ई वाला और उनका गगन इंग, बोलो इंग। इस धातु का बिना अति उच्चारण के कोई प्रयोग नहीं होता। ये कहती है जहाँ जहाँ हम, वहाँ वहाँ तुम, यही मतलब। इस प्रकार से अब अधि का ई, इसका ई प्लस कर लो, क्या बन गया, अधि, और ये आत्मनिपद में चलती अधिते, अधियाते, अधियते। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। मतलब पढ़ता है, अध्ययन करता है, एक ही बात है। तो पढ़ती कहो चाहे, चलो भाई साहब, मोहन महीने भर पढ़ता है तो चलिए देखिए, गोपाल नाम का लड़का है, सर्दी का महीना था, मम्मी ने कहा बेटा देख ऐसा है, ले जा लड्डू, गुड़धान, क्या है, गुड़धानम, खादती, या कुछ भी आप ले लीजिए सर, खादती, गुड़धाना, पत्ती, खादती, कुछ भी। कौन खाता है, बताइए गुड़धान से क्या बनाओगे, गुड़धानम खाती नहीं है ना। अब इसका अर्थ क्या है कि गोपाल गुड़धान, महीने भर गुड़धान समय के लिए, महीने भर ले लो, ज्यादा साल भर तो लंबा हो जाएगा। तिल के लड्डू खाने से कई बार हाथ में खराब हो जाता है, गर्मी हो जाएगी, वैसा आप करें गर्मी हो जाएगी। साल भर में कोई चीज आप रिपीट करेंगे लगातार तो गर्मी होनी है। तो महीने भर क्या खाता है, गुड़धाना। अब गुड़धान भी बहुत सारा है, तो बहुवचन का प्रयोग करके गुड़धाना भी लिखा है, खादती, अब हो जाएगा सही। चलिए सर, ये देखिए गुड़धाना, खाद। अब बताइए माँ से क्या बनेगा, पूरा पढ़ो, माँ, गोपाल, और इसके साथ ही मान लीजिए आ जाए कि जैसे छात्र है और वो छात्र और भी बहुत सारे काम, नदी ले लीजिए साहब, नदी महीने भर कल्याण करती है, नदी महीने भर कल्याण। अच्छा लड़का हो तो कल्याण, लड़की हो तो कल्याणी। कौन है कल्याणी, नदी। कैसे, पूरा देखा होगा
का पानी लेंगे, महीने भर पानी देती है, नहीं महीने भर जल प्रदान करती है, तो महीने भर कल्याण करती है। इसका मतलब लगातार 1 महीने तक नदी पानी देती है, सिंचाई होती है, तो कैसे क्या करती है, लोगों का भला करती है, कल्याण करती है। और इसी प्रकार से देखिए साहब, कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके लिए तो साल भर ही हैप्पी बर्थडे टू यू लगातार वर्ष भर ही क्या होता है उनके लिए। आज भी चलो साहब पार्टी कर लेते हैं। आप मुझे बताइए वर्ष से क्या बनाओगे, समझ लोगे मेरी बात। कहने का मतलब समय बताने वाले शब्दों का निरंतरता का भाव हो। जैसे छात्र दिन भर पढ़ता है, मोहन महीने भर पढ़ता है, गोपाल महीने भर गुणगान खाता है, नदी महीने भर कल्याण करती है, वर्ष भर जन्म उत्सव है, मंगल उत्सव है, मजे हो रहे हैं आराम से, समझ लो, तो भी हम वो करेंगे। लेकिन दूसरे शब्द कौन है हमारे पास में, मार्गवादी शब्दों का भी जब प्रयोग करोगे तो बताइए उनमें भी आप कौन सी करेंगे, क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए कोस भर, तो कोस का मैंने क्या बोला, पार्वती पर्वतन रास्ते में जा रहे थे, बस में से देखा मम्मी लगातार एक कोस क्या थे, तो कोस भर पर्वत है, क्या लिखोगे, थोड़ा अभ्यास के लिए जटिल लेता हूँ कि पर्वत का ही एक पर्यायवाची होता है गिरि। अब गिरि चलेंगे हरि की तरफ, हरि हरि हरया, मुनि मुनि हरया, कपि कपि हरया, गिरि गिरि हरया। तो बहुवचन में पता है क्या बन जाएगा, बहुत सारे पर्वत हैं। इस प्रकार से इसका मतलब हुआ कि एक कोस में लगातार में पर्वत था है। अजी मैं देखा जी अमानिसा नाले के लगातार 1 महीने तक नाला घूम फिर के है ना, टेढ़ा मेढ़ा है ऐसे घूमा, उसके बाद में सपाट हो गया। तो मैंने कहा कि कोश भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग है, कुटिला आएगा, कुटिला आएगी, लिखो देखा आगे बोलो, कुटिला। हिंदी में क्या समझे, कोश भर नदी टेढ़ी मेढ़ी, कोस से लगातार घूम फिर और जी हमारे गांव में होता है जोरदार मेला और 1 योजन तक लगातार दुकानें ही दुकानें हैं, आपणम आपणे आपणानी, पुस्तकम पुस्तके बताओ योजन से क्या बनेगा, अरे भाई साहब गणित मार साहब ने कहा है चुपचाप श्लोक को याद करके आना, सूत्र को याद करके आना। तो कहेंगे क्रोश भर पढ़ता है, दीदी बोला ना अच्छी क्रिया है। आदित्य बताओ क्रोश से क्या बताओगे, क्रोश है ना, याद आपको जब जाते थे और मैथमेटिक्स वाला अंग्रेजी का मार साहब ये वाला, हाँ यहाँ महकानुसार नहीं होगा,